नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आने वाले लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक व्यापार समझौता यानी एफटीए है वो अब फाइनल हो चुका है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है ये हम आज समझेंगे। तो चलिए एग्जाम के नजरिए से इस पूरी डील को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, ये शब्द मेरे नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन की जो सबसे बड़ी अधिकारी हैं, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष अर्सिला वॉन डर लेयन, उन्होंने खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। अब जरा सोचिए, जब इतने बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति इसे ये नाम दे तो अंदाजा लगाइए कि ये कोई मामूली समझौता तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है जिसका असर बहुत ही गहरा होने वाला है। और हाँ, ये समझौता कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे पूरे 18 साल की लंबी, बहुत लंबी बातचीत और मेहनत लगी है। सोचकर देखिए, जब आप में से कई लोग स्कूल में थे तब ये बातचीत शुरू हुई थी। मतलब लगभग 2 दशकों के बाद आखिरकार भारत और यूरोपीय संघ एक समझौते पर पहुंचे हैं। ये दोनों पक्षों के पेशेंस को भी दिखाता है। तो चलिए इस लंबे सफर के कुछ जरूरी पड़ावों पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, बातचीत शुरू हुई 2007 में। फिर 2013 में कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी और ये रुक गई, कई सालों तक रुकी रही। फिर 2022 में बातचीत ने फिर से रफ्तार पकड़ी और आखिरकार 2026 में जाकर ये समझौता मुमकिन हो पाया। वाकई एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है ये। ठीक है, तो अब सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जो आपके एग्जाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये एफटीए आखिर होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ऐसा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच एक तरह की दोस्ती का पैक्ट होता है। समझिए कि 2 देश दोस्त बनकर ये तय करते हैं कि भाई, जब तुम्हारा सामान मेरे देश में आएगा तो मैं उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाऊंगा, और जब मेरा सामान तुम्हारे देश जाएगा तो तुम भी टैक्स मत लगाना। इसी टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं। तो एफटीए में ये टैरिफ या तो बहुत कम कर दिया जाता है या बिल्कुल खत्म। इससे क्या होता है? व्यापार करना आसान और सस्ता हो जाता है। इस टेबल से पूरी कहानी और साफ हो जाएगी। देखिए, एफटीए से पहले क्या होता था? कोई सामान बाहर से आया, उस पर सरकार ने भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया और वो सामान महंगा हो गया। लेकिन एफटीए के बाद क्या होगा? वही सामान जब आएगा तो उस पर या तो टैक्स लगेगा ही नहीं या बहुत कम लगेगा, और नतीजा, वो सामान सस्ता हो जाएगा। इसका सीधा फायदा हम जैसे कंज्यूमर्स को और बिजनेसेस को दोनों को मिलता है। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं। एफटीए से पहले यूरोप से आने वाली स्पिरिट्स पर भारत 150% का भारी भरकम टैरिफ लगाता था। 150%। लेकिन इस डील के बाद ये टैरिफ सीधा घटकर सिर्फ 40% रह जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी कटौती। ये दिखाता है कि एफटीए का जमीन पर असर कितना बड़ा होता है। अब जब हम एफटीए का मतलब समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये भारत ईयू डील आखिर है कितनी बड़ी। अब हम जो आंकड़े देखेंगे ना, वो आपको हैरान कर देंगे। और हाँ, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ये समझौता सिर्फ 2 गुटों का नहीं बल्कि भारत और यूरोपीय संघ को मिलाकर लगभग 200 करोड़ लोगों का एक कॉमन मार्केट बना देता है। कल्पना कीजिए, ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। कितना बड़ा बाजार है ये। और अगर हम आर्थिक ताकत यानी इकोनॉमिक पावर की बात करें तो भारत और ईयू मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का 21.1% हिस्सा है। मतलब दुनिया की कुल कमाई का लगभग 5वां हिस्सा इन दोनों के पास है। ये समझौता दुनिया के सबसे शक्तिशाली इकोनॉमिक ब्लॉक्स में से एक बनाता है। 2024-25 के आंकड़े देखें तो दोनों के बीच पहले से ही 136 अरब डॉलर का व्यापार था। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि भारत का निर्यात यानी जो हम बेचते हैं वो आयात से ज्यादा था, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो ये समझौता इस मजबूत रिश्ते को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और अब सबसे जरूरी आंकड़ा, इसे तो बिल्कुल याद रखिएगा। अनुमान ये है कि इस एफटीए से सिर्फ भारत के सालाना निर्यात में 11.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट देगी। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर।
कि इस डील से भारत को क्या ठोस फायदे होंगे। एग्जाम के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ये दिखा रही है कि भारत के किस सेक्टर को कितना निर्यात का फायदा होगा। जितना ऊपर उतना ज्यादा फायदा। और देखिए साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ऊपर कौन है, टेक्सटाइल्स यानी हमारा कपड़ा उद्योग, और उसके ठीक बाद है केमिकल्स। ये दोनों सेक्टर सबसे बड़े विजेताओं के रूप में उभर रहे हैं। तो भारत के लिए जो प्रमुख विनिंग सेक्टर्स हैं उनकी ये लिस्ट याद कर लीजिए। सबसे पहले कपड़ा, फिर रसायन, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूते, खनिज उत्पाद और मशीनरी। इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। इसका सीधा असर मेक इन इंडिया अभियान पर पड़ेगा। उसे बहुत मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, कपड़ा और चमड़ा जैसे जो श्रम प्रधान यानी लेबर इंटेंसिव उद्योग हैं, मतलब जिनमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, उनमें लाखों नए रोजगार पैदा होंगे जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हो गई फायदों की बात, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है ना? एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो ये डील ऐतिहासिक तो है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ पेचीदियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ तय हो गया है? क्या डील पूरी तरह से फाइनल है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, अभी नहीं। कुछ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे अभी भी बाकी हैं जिन्हें बाद के लिए रखा गया है, जैसे कि कृषि, जो भारत के लिए एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, बौद्धिक संपदा अधिकार, खासकर हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के नियम और यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी CBAM। ये एक तरह का टैक्स है जो EU उन चीज़ों पर लगाता है जिन्हें बनाने में ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत होनी है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद अटलांटिक काउंसिल का ये जो कोट है, ये इस डील का सार बताता है। ये कहता है कि एक FTA बाजार में निश्चितता, स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। आज की इस अनिश्चित दुनिया में जब कई देश अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, संरक्षणवाद की तरफ जा रहे हैं, यही स्थिरता इस सौदे की सबसे बड़ी जीत है। तो अब आगे क्या होगा? इस समझौते को जमीन पर उतरने में अभी और कौन-कौन से कदम बाकी हैं? चलिए आगे का रास्ता भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगले 5 से 6 महीनों में समझौते के टेक्स्ट की कानूनी जांच होगी, जिसे लीगल स्क्रबिंग कहते हैं। मतलब हर शब्द को अच्छे से परखा जाएगा। इसके बाद 2026 के अंत तक इस पर ऑफिशियल साइन होंगे और उम्मीद है कि 2027 की शुरुआत से ये लागू भी हो जाएगा। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। एक ऐसी दुनिया में जहां कई बड़े देश व्यापार संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, ऐसे में ये ऐतिहासिक FTA भारत के आर्थिक भविष्य और दुनिया में उसकी जगह को कैसे शेप देगा? इस सवाल का जवाब आपको इस समझौते के दूरगामी महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।